गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है फ्रीबीज। तो ये फ्रीबीज या पॉलिटिकल फ्रीबीज का टॉपिक इसलिए न्यूज़ में आ रहा है आपके, एक तो GS2 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटी सेक्शन के लिए भी और गवर्नेंस सेक्शन के लिए भी। तो हुआ क्या है कि भी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आप फाइनेंस कमीशन से एक बार कंफर्म करो कि कैसे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ्रीबीज प्रॉमिस करने से रोक सकते हैं। तो एक्चुअली जो है पटिशनर जिन्होंने केस डाला उन्होंने कहा है कि जो स्टेट्स हैं उनका डेट जो है वो 70 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है और फिर भी वो पॉलिटिकल फ्रीबीज प्रॉमिस करते हैं और उससे जो है डेट बर्डन और बढ़ता जा रहा है। तो अब इस टॉपिक को देखने के लिए पहले तो हम देखते हैं कि फ्रीबीज होते क्या हैं। तो कोई भी डोल या फिर गिफ्ट फ्री में जो जनरल पब्लिक को प्रॉमिस किया जाता है उसको हम फ्रीबीज कहते हैं। तो दो तरह के हो सकते हैं ये, या तो हम सब्सिडीज़ देते हो जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं आपके इकोनॉमी को चलाने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि पॉपुलिस्ट मेजर्स भी लिए जाते हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब जो आपके एक्सपेंडिचर करने को कहती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको हम फ्रीबीज कहते हैं। ठीक है, तो इनका मोटिव क्या होता है कि वोटर्स से वोट एक तरह से खरीदते हैं ये, ऐसा प्रॉमिस करके। तो ये एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तमिलनाडु की जो स्टेट पॉलिटिक्स है वो फ्रीबी कल्चर पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये फ्रीबी कल्चर वहाँ से डेवलप होकर बाकी की स्टेट्स में भी फैलने लगा। वहाँ पर भी जो बाकी स्टेट्स हैं उन्होंने भी फ्रीबीज प्रॉमिस करने शुरू किए। तो इसको अगर आप देखो तो एक तरह से कंज्यूमरिज्म है, आप वोट खरीद रहे हो अपने वोटर से, आप ऐसी चीज़ें ऑफर करके उनको। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसके अंदर फ्रीबीज को हमने करप्ट प्रैक्टिस डिक्लेयर अभी तक नहीं किया है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ रूलिंग्स दी हैं फ्रीबीज के ऊपर। तो 2022 की ही लेटेस्ट रूलिंग है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो पॉलिटिकल फ्रीबीज होते हैं उससे स्टेट के फाइनेंस जो है वो अपसेट हो जाते हैं और फ्रीबी जो कल्चर होता है वो लेवल प्लेइंग फील्ड को भी जो है वो डिस्टर्ब करता है। क्योंकि कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट जिसके पास विनिंग एज है, उसको ये विनिंग एज देती हैं पॉलिटिकल फ्रीबीज, क्योंकि वोटर जो है उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये हमको मुफ्त मुफ्त बिजली देगा, मुफ्त पानी देगा या जो भी देगा। तो एक तरह से ये लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप गाइडलाइंस फ्रेम करो ताकि ये पॉलिटिकल फ्रीबीज को रोका जा सके। ऐसा ही पहले 2013 में भी एक बार पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये फ्रीबीज प्रॉमिस करने से सुप्रीम कोर्ट ने रोकने के लिए 2013 में भी बोला था। तब उन्होंने बोला कि जो फ्रीबीज कल्चर है उससे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का रूट जो है वो शेक हो जाता है। अभी तक हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टोज जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं वो किसी भी लॉ से गवर्न नहीं होते हैं, तो उसके अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो फ्रीबीज ऑफर कर देती हैं, तो उसको हमको इसलिए रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो इलेक्शन कमीशन को तब भी गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा था, एक इवन सेपरेट लेजिस्लेशन बनाने के लिए भी कोर्ट ने कहा था, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन ने इस रिप्लाई में क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ने बोला कि क्या वो स्टेट की इकोनॉमिक हेल्थ को फाइनेंशियली हर्ट करता है या एडवर्सली इफेक्ट करता है, ये सब हमको हमारे अपने वोटर्स को डिसाइड करने दो। तो ये इलेक्शन कमीशन का रिप्लाई था। उन्होंने बोला कि हम कैसे इनको रोक पाएंगे स्टेट और नेशनल पार्टीज़ को, ये तो जब तक वोटर के अंदर जो है वो जागरूकता नहीं आती तब तक वोटर को हम, जब जो भी वोटर जो है उसकी प्रेफरेंस को हम ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब जो है ये आपके कुछ इलेक्शन कमीशन का जो है स्टैंड था। बट अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आई एम सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि इसके ऊपर एक आपको इसको कंट्रोल करने के लिए लेजिस्लेशन लाने की ज़रूरत है। तो वो आप पहले फाइनेंस कमीशन से कंसल्ट करके एक बार जो है वो बताओ हमें। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये आपके GS3 साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रशिया ने बोला है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2024 के बाद जो है वो पुल आउट कर लेंगे और वो अपनी खुद की एक स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहे हैं। तो रशिया के जो न्यू स्पेस चीफ हैं उन्होंने इसको अनाउंस किया था अभी रिसेंटली। तो पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या। ठीक है, तो अभी हमें पता लगेगा कि रशिया जो है विड्रॉ कर रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया था जिसमें रशिया, USA, कनाडा, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने एफर्ट्स मिलाकर इसको लॉन्च किया था। इसकी ओनरशिप जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स के थ्रू जो है चलती है। इसके अंदर माइक्रोग्रेविटी, स्पेस एनवायरनमेंट रिसर्च, ये सब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, फिजिक्स और अदर फील्ड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ठीक है, सो अब इसमें जो है स्पेस क्राफ्ट सिस्टम को टेस्ट करना, इक्विपमेंट को जो है टेस्ट करना, ये सब भी काम किए वहाँ पर जो है टेस्टिंग की जाती है स्टेशन में। और ये हमारे स्पेस में लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है और ये हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में
जो है ये घूमता रहता है ऑफ कोर्स, और ये इवन नेकेड आई से भी विजिबल होता है हमको अर्थ के सरफेस से। तो लगभग हर 93 मिनट्स में ये अर्थ की जो है एक चक्कर लगाता है, और एक तरह से कह सकते हो कि 15.5 ऑर्बिट्स ये अर्थ के कंप्लीट करता है हर दिन, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इंडिया ने जो है चाइना और पाकिस्तान को स्लैम करते हुए बोला है कि पार्टिसिपेशन ऑफ जो थर्ड कंट्रीज सोची जा रही है सीपैक में, इंडिया उसके खिलाफ है। तो अभी रिसेंटली जुलाई 2022 में मीटिंग हुई, तो सीपैक की जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में कहा गया चाइना और पाकिस्तान दोनों द्वारा कि इसमें हमको और कंट्रीज़ को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया, यूएई और जर्मनी जो है वो इस सीपैक में पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। इवन तालिबान गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान की, उन्होंने भी इसमें जो है जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है ज्वाइन करने के लिए डिज़ायर जो है वो एक्सप्रेस की थी। तो इंडिया ने इसीलिए जो है बोला है कि ये जो सीपैक, सो कॉल्ड सीपैक प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया की टेरिटरी से जो है वो पास करता है। इंडिया का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो इंडिया की टेरिटरी है, उससे पास करता है। तो इंडिया इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है। इसीलिए तो इंडिया ने बोला कि आप जो है कनेक्टिविटी के जो अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की सवरेनिटी या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वॉलेट करोगे। तो सीपैक के बारे में भी देखते हैं। अब अप्रैल 2015 में जो है जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट इस्लामाबाद आए थे तो उन्होंने जो है ये $46 बिलियन का प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। धीरे धीरे इसकी अमाउंट बढ़कर $62 बिलियन तक पहुंच गई, और इसका प्रोजेक्ट का मोटिव है जिंजियांग रीजन जो है चाइना का, उसको ग्वादर पोर्ट के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई है इसमें कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से पास हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया इसके अगेंस्ट है। तो इसका मोटिव तो है, सो कॉल्ड मोटिव ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना और ग्वादर और कराची जैसे जो है डीप सी पाकिस्तानी पोर्ट्स को डेवलप करना और कनेक्ट करना जिंजियांग रीजन के साथ। ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी एक पार्ट है, ठीक है। तो इंडिया के कंसर्न यही है कि ये गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया से कश्मीर के जाता है, और जो कि अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट थे, और इवन चाइनीज़ मिलिट्री की भी प्रेजेंस आ गई है इस एरिया में। तो इंडिया को सिक्योरिटी थ्रेट भी है, और चाइना जो है इस इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के नाम पर वहाँ पर नेवल वेसल्स भी डिप्लॉय कर रहा है, और अपना एक नेवल बेस भी ग्वादर में बना रहा है। 2017 में उन्होंने ये अनाउंस किया था, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज। तो ये आपका GS3 का ही इकोनॉमी सेक्शन का टॉपिक है। तो PM मोदी जो है वो आज जो है इंडिया का फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX को जो है गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च करने वाले हैं। 2020 में यूनियन बजट में इसको अनाउंस किया गया था कि इसको सेटअप किया जाएगा, बट थोड़े डिलेज हो गए कोविड की वजह से, तो इसलिए इसको अब लॉन्च किया जा रहा है। अब इसमें होगा क्या, इस IIBX में क्वालिफाइड ज्वेलर्स जो हैं उनको गोल्ड इंपोर्ट करने की इजाज़त होगी IIBX के थ्रू। अब क्वालिफाइड ज्वेलर्स कौन होंगे? क्वालिफाइड ज्वेलर्स वो होंगे जिनकी मिनिमम नेटवर्थ या तो 25 करोड़ है और उनकी 90% जो है एनुअल टर्नओवर जो है वो प्रेशियस मेटल से ही आती है, ठीक है। तो ये दोनों अगर क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो ही जो है वो कोई जो है जो ज्वेलर जो है वो क्वालिफाइड ज्वेलर बनेगा। अब इस रिफॉर्म से हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं उनकी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करवाना चाह रहे हैं IIBX में। अब होगा क्या, IIBX समझ लो एक जो गिफ्ट सिटी में या IFSC में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा या ऐसा एरिया होगा जहाँ पर जो है गोल्ड स्टोर किया जाएगा, इंपोर्टेड गोल्ड, ठीक है। तो ये हब होगा, वहाँ पर गोल्ड जिसको भी क्वालिफाइड ज्वेलर्स को जितना गोल्ड इंपोर्ट करना है वो इस IIBX के थ्रू जो है वो इंपोर्ट करवा सकेंगे। इवन नॉन रेजिडेंट इंडियंस और इंस्टीट्यूशंस को भी अलाउ किया जाएगा कि वो इस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन उनको IFSCA के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। अब क्वालिफाइड जो ज्वेलर है जिनकी IFSC में फिजिकल प्रेजेंस खुद की नहीं है, वो भी जो है इसकी ट्रेडिंग मेंबरशिप जो है वो लिमिटेड पर्पस के लिए ले सकते हैं। अब IIBX जो है वो मंथली रिपोर्ट दिया करेगा कि कितना जो है ट्रांजैक्शन हो रही है हमारे गोल्ड के बुलियन में, ठीक है। अब क्या फिजिकली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ये गोल्ड? ऑफ कोर्स 125 टन्स ऑफ गोल्ड और 1000 टन्स ऑफ सिल्वर जो है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी गिफ्ट सिटी में रखने के लिए बनाई जा रही है। अब कोई जो आपके सेज हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उनको भी जो है वो बुलियन स्टोर करने की इजाज़त मिलेगी फॉर द पर्पस ऑफ बुलियन स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, और उनको भी जो है IIBX के IIBX में ट्रेडिंग करने के लिए जो है वो अलाउ किया जाएगा IFSC द्वारा, ठीक है। अब जो है आपके की बुलियन सेंटर्स इंडिया में भी बहुत सारे होंगे ऑफ कोर्स। वो आपका हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है? हब होता है कि मतलब एक जगह हब है और उसके बहुत सारी छोटे स्पोक्स होते हैं, मतलब जहाँ पर आपने समझ लो आप उसको ब्रांचेस समझ सकते हो। तो
हब जो होगा वो ये IIBX होगा, यहाँ पर जहाँ पर सारा 125 टन तक का गोल्ड रखा है, और थोड़ा थोड़ा गोल्ड जो है आपके स्पोक्स में भी रखा जाएगा, जहाँ से वो मूव होकर IIBX में आया करेगा, ठीक है। तो ये वॉल्टिंग फैसिलिटीज़ की बुलियन सेंटर्स में अवेलेबल होंगी, लेकिन जो हब होगा वो IIBX ही होगा, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अब ये इंडिया का IIBX एक गेटवे बन जाएगा बुलियन इंपोर्ट का, गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए फॉर इवन डोमेस्टिक कंजम्पशन, ठीक है। इससे होगा क्या कि प्राइस डिस्कवरी में आसानी होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी होगी। अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी कैसे होएगी? क्योंकि इसमें जो भी गोल्ड डील किया जाएगा वो OECD के ड्यू डिलीजेंस गाइडेंस फॉर रिस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन ऑफ मिनरल के थ्रू के जो है कंप्लायंस वाला गोल्ड ही जो है वो इंपोर्ट किया जाएगा। इससे क्या पता लगेगा कि कोई कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया या हाई रिस्क एरिया का गोल्ड जो है वो इंडिया में नहीं आ रहा है। तो क्वालिटी एश्योरेंस भी होगी और सोर्सिंग की इंटेग्रिटी भी बनी रहेगी। तो इंडिया एक तरह से इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को पोजीशन कर पाएगा कि हाँ, हमारे यहाँ पे जो बुलियन का इकोसिस्टम है वो क्वालिटी वाला है, ठीक है। सो ये इसके एडवांटेजेस हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सूर्य स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये आपका GS2 गवर्नेंस का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो चला रही है 2015-16 से थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम। अब इसमें होता क्या है कि यूथ जो कि 18 साल से ऊपर की एज का है उनको सोलर PV टेक्नीशियन बनाने के लिए, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, इन सब के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये भी जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है उन्होंने राज्यसभा में इन्फॉर्मेशन दी है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल। तो ये आपका GS1 का सोशल इश्यूज़ का टॉपिक है। तो इसमें लोकसभा ने ये फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022 जो है उसको पास कर दिया है। अब इसके अंदर 3 फैमिली कोर्ट जो हिमाचल प्रदेश में थे, 2 फैमिली कोर्ट जो आपके नागालैंड में थे, उनको जो है वैलिडेशन मिल गई है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब जो इन्होंने फैसले लिए हैं उसको वैलिडेशन मिल चुकी है। तो अब हुआ क्या है कि पहले ये एक तरह से एक डायलेमा था कि क्या जो ये फैमिली कोर्ट जो हैं ये डील कर रहे हैं जो फैमिली इश्यूज से, क्या इनके पास कोई पीछे लीगल वैलिडेशन है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल कर जो है इसको अब वैलिडेशन दे दी है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शॉर्टेज ऑफ HIV मेडिसिन। तो ये आपका GS2 गवर्नेंस जो हेल्थ का टॉपिक होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो पीपल HIV से अफेक्टेड पीपल हैं उन्होंने नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि डोलुटेग्राविर और निवारिपिन सिरप जो है, ये जो दवाइयाँ हैं जो HIV के मेडिसिन हैं उसकी कुछ शॉर्टेज आई है, तो उसकी वजह से उनको ये दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। तो अब ये दवाइयाँ क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि इन दवाइयों से जो वायरल लोड है HIV का वो बॉडी में बहुत ही कम हो जाता है, अनडिटेक्टेबल लेवल तक पहुंच जाता है। उससे क्या होता है कि मॉर्टेलिटी नहीं होती और इलनेस जो होती है HIV की इन्फेक्शन की वजह से वो भी लोगों में कम हो जाती है। तो ये लाइफ सेविंग मेडिसिन की शॉर्टेज होना बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। The first topic is freebies or political freebies. So Supreme Court has recently asked the central government to inquire with Finance Commission regarding a way to prevent our political parties from promising and distributing irrational freebies during election campaigns. So this topic is important for your GS2 polity section, of course, and even governance section. So the petitioner who has filed this petition in the Supreme Court has said that because of this political freebies, the debt of the states is rising, which has already reached at about 70 lakh crore rupees. So this is how these political freebies are harming the state's economy. So we have already witnessed how the Sri Lankan crisis has unfolded itself because of these political freebies also. So we do not want our states to suffer like that. That even some secretaries of the central government also complained or also wrote to the finance ministry that if certain states, I'm not going to name those states because of obvious reasons, but certain states, if they were not part of the Indian Union, they would have gone bust by now because they are indulgent, rampant political freebies, and they are irrationally distributing doles, and their debt burden has reached such level that they would have gone bust like Sri Lanka if the union government was not supporting them. Okay, so anyways, what is this term freebies? So freebies means a dole or a gift given to the general public, and it includes both the subsidies and the political freebies. So what is this? The subsidies are important, of course, because it is important to give subsidies for running your economy, but these populist freebies, they are
given just to lure the voters. So you are basically purchasing votes from the voters using these promises of free electricity, free water supply, laptops, smartphones, etc., as gifts to the consumers who are actually the voters. So this freebie culture originated in Tamil Nadu politics, and it has spread to the entire country now. And even then, it has not been declared as a corrupt practice under the Representation of People's Act. So the Supreme Court had already intervened on this issue previously, also as recently as in January 2022, when it asked the election commission to frame guidelines to regulate these political freebies. And it also said that the state's finances get upset with the promise of freebies. It also vitiates free and fair polls, because the political party which is promising these freebies is having an edge over other parties in elections. Similarly, in 2013 also, the Supreme Court had asked the election commission to prepare guidelines, but of course it did not. We'll see why it has not prepared any guidelines. It even asked the then central government in 2013 to prepare a separate legislation on this issue, because the freebie culture shakes the root of free and fair elections. Even the election manifesto, which these political parties issue, is not governed by any law. So of course we have to bring that election manifesto into a and we have to regulate that election manifesto through our Representation of People's Act also. So what was the stand of election commission? So election commission in an affidavit said that if the financial viability or this political freebies affect the economic health of the state, it has to be decided by the voters of the state. Until the voters do not generate awareness, we can do little about this. Okay, so basically election commission sided itself, and it did not make these guidelines. So that's why the Supreme Court was forced recently to ask the central government regarding this issue, and it has asked the central government to consult finance commission and see what we can do to stop this ill. Okay. So the next topic is International Space Station. So this topic is important for your GS3 Science and Tech section, also for your prelims topic also. So Russia has announced that it will pull out of the International Space Station after 2024, and it will build its own orbiting outpost. So Russia is pulling out because of its tensions with the Western countries, and it will be constructing its own space station. So what is this International Space Station? So it was launched in 1998, and Russia, US, Canada, Japan, and European Space Agency made significant contributions and operationalize this International Space Station. The ownership and use of this space station is governed by intergovernmental treaties and agreements. So ISS serves as a microgravity and space environment research laboratory, and in this laboratory, of course, research is conducted regarding astrobiology, astronomy, meteorology, physics, and other fields. So it is the largest artificial object which is in space, and it is the largest satellite in low Earth orbit also. It is regularly visible to the naked eye from Earth's surface, and it circles the Earth roughly for 93 minutes. It circles the Earth in roughly 93 minutes, which means it completes about 15.5 orbits per day. Okay, so the next topic is China-Pakistan economic corridor. So India has recently slammed China and Pakistan. So this topic is important for your GS2 international relations topic. So India has slammed China and Pakistan for seeking participation of third countries in CPEC. So what has happened recently in July 2022 is that during the third meeting of CPEC Joint Working Group, both China and Pakistan expressed their interest in inviting other countries to make investments in the project. And it is being said that Saudi Arabia, UAE, and Germany might come on board, and even Taliban government in Afghanistan has shown interest to join this infrastructure project.
So of course, India has opposed this. India has said that this CPEC, the so-called CPEC, passes through Pakistan-occupied Kashmir, which is the territory of India, and India has said that connectivity projects must be universally accepted, and it should respect the other recognized international norms, and it should not violate the sovereignty and territorial integrity of another country. So CPEC, you know that it was signed in April 2015. It was initially a $46 billion project, but uh, the pledges ballooned to almost $62 billion later on. And the aim of this project is to link Xinjiang region with the Gwadar port of Pakistan. And because it passes through the Pakistan occupied Kashmir, that's why India is protesting against it. So the aim, of course, was to transform Pakistan's economy and to provide connectivity to Gwadar and Karachi to China's Xinjiang province. So India's concerns are valid. India says that Gilgit-Baltistan area of Kashmir is a part of CPEC, and even all this region was the part of erstwhile princely state of Jammu and Kashmir. So Chinese military presence has also increased in this CPEC. Even the naval vessels have been deployed in Pakistan, and China is building the Gwadar port as its naval base. It announced it in the 2017. So that's why India is protesting against it. So the next topic is first bullion exchange. So this topic is important for your GS3 economy section. So PM Modi is going to launch India's first bullion exchange, that is the India International Bullion Exchange, at Gujarat's Gift City today. So it was announced in 2020 Union Budget, and IIBX will be the hub from where this international transactions regarding gold will happen from India, and the qualified jewelers have been permitted to import gold in India through this IIBX. So who would be these qualified jewelers? Those having a net worth of rupees 25 crore, and those who are having 90% of their average annual turnover in the last 3 financial years through dealing with in goods categorized as precious metals. They would be known as qualified jewelers. So of course, even for the first time, we are allowing these qualified jewelers direct participation through IIBX for the purpose of importing gold. Even the non-resident Indians and institutions will be able to participate in this exchange. Of course, they have to register themselves with IFSCA, that is present in the Gift City. So a qualified jeweler which is not having any physical presence in IFSC, they can also participate in it, but of course it will be a limited purpose trading membership. IIBX will submit a monthly report to the IFSCA regarding the value of transactions that would happen in bullion through the IIBX, of course. So will precious metals like gold be physically transported? Of course, that for that purpose 125 tons of gold has been the storage capacity of 125 tons of gold has been made. Even for silver, 1,000 tons of silver storage capacity has been planned at Gift City. Even the special economic zones, which will also be allowed to store bullion, and for the purpose of issuance of bullion spot delivery contract, and they will be deemed as a unit of IFSC only. Okay, so apart from that, not just the hub, that is the IIBX, even spokes will also be allowed. That is the vaulting facilities at other parts of the country will also be allowed, so that we can store even more gold in the other parts of country. They will be having only the vaulting facilities, of course, but the trading hub would remain at the IIBX only. So what are the advantages of having a bullion exchange in India? So of course, IIBX will present India as a bullion as a qualified bullion ecosystem, which will be available to deal in international markets. It will also serve as a gateway for bullion imports into India for our domestic consumption also, and it will give advantages of price discovery, transparency, guaranteed centralized clearing, and assurance of quality. How assurance of quality will be given? Because any gold trade which would be happening in IIBX would happen only with the OECD due diligence guidelines for responsible supply chains of minerals, and only the gold certified by this OECD framework will be allowed in this IIBX. So this would ensure that
gold from conflict affected or high risk area does not fall into IIBX, and that's why the integrity of the our source would be maintained, and that's why India would be positioned as a India would be nurtured as a bullion ecosystem, presenting ourselves in the international markets. So the next topic is Surya Mitra Skill Development Program. So this topic is important for your GS3 economy as well as environment section. So Ministry of New and Renewable Energy is implementing Surya Mitra Skill Development Program since 2015 through the National Institute of Solar Energy, Gurugram. The objective of this scheme is to train youth above 18 years as solar PV technicians for installation, operation, and maintenance of solar power projects. So this information has been given by Minister of State for New and Renewable Energy in the Rajya Sabha. So the next topic is Family Courts Amendment Bill. So this topic is important for your GS1 social issues. So Lok Sabha has passed this bill and it gives legal validity to 3 family courts in Himachal Pradesh and 2 family courts in Nagaland with retrospective effect. So initially there was an issue that these courts, they were dealing with family issues. So because only central government notifications because the central government notifications were not existing with respect to these family courts, so there were issues, there were questions regarding the validity of the decisions taken by these family courts. But now they have been given legal validity and they have been given the recognition. Now these family courts would be valid now. Okay, so the next topic is shortage of HIV medicine. So this topic is important for your GS2 health topic, that is a part of your governance topic. So people living with HIV have been protesting outside National AIDS Control Organization because there is a shortage of HIV medicines in India from the last 5 months. So the main shortage is of dolutegravir, and there is also a shortage of nevirapine syrup, which is of course given to the infants with HIV. So what is the significance of these drugs? Of course, these drugs bring the viral load to undetectable levels, which helps the patients or HIV patients to decline the mortality rate, and even their illness is reduced because the viral load comes down to undetectable or very minimal level. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.